कैबिनेट में फेरबदल की अटकलों के बीच आज मोदी मंत्रिपरिषद की अहम बैठक हो रही है। इस बैठक में करीब 1 दर्जन मंत्रालय अपने काम का लेखा जोखा पेश कर सकते हैं। साथ ही ईरान युद्ध से उपजे हालात पर भी चर्चा होने की संभावना है। इस पर ज्यादा डिटेल्स लेते हैं लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण जी, बताइए क्या है पूरी खबर। देखिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या फिर कहें मंत्रिपरिषद की बैठक जो हो रही है वो ऐसे समय में हो रही है जो पूरी दुनिया में ईरान युद्ध को लेकर के हाहाकार मचा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने 7 अपील जनता से की थी। ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब यूरोप के दौरे से प्रधानमंत्री वापस लौटे हैं, और ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब खासतौर से कैबिनेट में फेरबदल की अटकलें काफी तेज हो गई हैं। तो जो मुझे सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक इस बैठक में सबसे ज्यादा जोर इस बात पर होगा कि पिछले 2 साल में मोदी सरकार ने क्या क्या काम किया है। इसमें करीब 1 दर्जन से ज्यादा मंत्रालय हैं जिनके सचिव अपने अपने प्रेजेंटेशन देंगे, जिसमें उद्योग मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, डीपीआईटी, अलग अलग जो मंत्रालय हैं, समाज कल्याण से जुड़े हुए मंत्रालय हैं, वो इसमें प्रेजेंटेशन देंगे। ऊर्जा मंत्रालय, रेल मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, ये सब अपने अपने प्रेजेंटेशन देंगे और बताएंगे पिछले 2 साल में क्या किया गया है। और साथ ही साथ आगे की रणनीति क्या है, इस पर भी यहाँ पे चर्चा हो सकती है। आगे की रणनीति इसलिए जरूरी है क्योंकि ईरान युद्ध से हालात काफी नाजुक हो चुके हैं, तो इससे कैसे निपटा जाए, इसकी रणनीति पर चर्चा हो सकती है। और प्रधानमंत्री मोदी ने जो अपील की थी कि स्थिति से निपटने के लोगों को क्या क्या करना चाहिए, वो अपील जनता तक कैसे पहुंचाया जाए, उस पर चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। दूसरी जो एक महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि यहाँ पे यूरोप दौरे से प्रधानमंत्री आए हैं, तो वहां पे किस तरह से निवेशकों के बीच में उत्साह रहा, वहां किस तरह से लोगों ने भरोसा जताया भारत के विकास के ऊपर, इस पर मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से या फिर उनके तरफ से, अधिकारी की तरफ से बताया जाए कि आखिर यूरोप दौरे में क्या क्या उपलब्धियां रही। और एक और चीज, चूंकि यहाँ पे 26 मई को मोदी सरकार के 12 साल पूरे हो रहे हैं, तो ये भी एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर सरकार गिनाना चाहती है। आने वाले दिनों में इसको लेकर खास अभियान चलाया जाएगा। तो माना जा रहा है कि इस बैठक में, मंत्रिपरिषद की बैठक में, इस पर भी चर्चा हो। हालांकि जैसा कि मैंने कहा, ये कैबिनेट में फेरबदल की अटकलों के बीच ये बैठक हो रही है, लेकिन कैबिनेट में फेरबदल के ऊपर कोई चर्चा होगी इस बैठक में, मुझे इसकी संभावना कम दिख रही है। और इस बैठक को फैसला लिया जाएगा, उसकी भी संभावना कम दिख रही है। चलिए, तो इस अहम बैठक पर आज सबकी नजर रहेगी। लक्ष्मण जी, आप बने रहिए हमारे साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा सिर्फ कूटनीति तक सीमित नहीं रही, बल्कि भारत में निवेश के लिए बड़े मौके लेकर आई है। दुनिया के दिग्गज कंपनियों के सीईओ से हुई मुलाकातों के बाद भारत में अरबों डॉलर के लिए निवेश को लेकर सहमति बनी है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण जी, प्रधानमंत्री की इस यात्रा से कितना निवेश आने की संभावना बनी हुई है, बताइए। प्रधानमंत्री मोदी विदेश दौरे पे गए थे, 5 देशों का दौरा किया। वहां पे अलग अलग कंपनियों के, अलग अलग देशों के अलग अलग कंपनी, जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी, उनके सीईओज के साथ बैठक की। करीब 50 कंपनियों के, दिग्गज कंपनियों को जिनका दुनिया भर में बोलबाला है, दुनिया भर में कारोबार है, उनके सीईओज के साथ बैठक की और उनसे अपील की कि भारत में इस वक्त निवेश करने का बहुत सही मौका है, और फिर यहाँ पे निवेश करने का माहौल कैसे है, सरकार ने क्या क्या कदम उठाया, उसकी जानकारी दी। उसके बाद जो चीजें निकल कर सामने आ रही हैं वो ये कि इन कंपनियों के साथ जो बातचीत हुई, उसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि जो नए इन्वेस्टमेंट है अपने मौजूदा कंपनियों के विस्तार योजनाओं को लेकर के, या फिर इन कंपनियों की तरफ से भारत में जो नया निवेश किया जाएगा, वो करीब $40 बिलियन का हो सकता है। यानी 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का इन कंपनियों की तरफ से निवेश भारत में हो सकता है। निवेश 2 तरीके से हो सकता है, एक जो उनका पहले से प्लांट है या कारोबार है उसको ज्यादा फैलाएंगे, या फिर नए सिरे से प्लांट लगाएंगे, यानी ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड दोनों सेक्टर में यहां पर वो निवेश कर सकते हैं। यूएई की तरफ से 45,000 करोड़ रुपए यानी $5 बिलियन के फ्रेश इन्वेस्टमेंट यानी नए निवेश करने का यहां पे वादा किया गया है। जो कंपनियां दरअसल यहां पे जिनके सीईओज के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की, अगर उनकी क्षमता को देखा जाए तो इन 50 कंपनियों, जिनके ग्लोबल कंपनियां, जिनके सीईओज के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की, उनका नेट वैल्यूएशन जो है वो करीब 2.7 से लेकर $3 ट्रिलियन तक है। यानी इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां, $3 ट्रिलियन तक इन 50 कंपनियों का नेट टर्नओवर वैल्यूएशन है, और उन कंपनियों ने वादा किया है कि भारत में निवेश करेंगे। और उनका निवेश खासतौर से आपको भारत के विकास योजनाओं को आगे बढ़ाने में, अलग अलग जो प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है उसकी तरफ होगा। आईटी सेक्टर हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हो, इस ऐसे दूसरे जो इमर्जिंग सेक्टर है वहां भी ये कंपनियां निवेश करेंगी। इसकी संभावनाएं काफी ज्यादा खुल गई हैं प्रधानमंत्री मोदी के इस 5 देशों के दौरे के बाद।
जी बिल्कुल लक्ष्मण जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो पीएम मोदी ने 2047 तक देश को विकसित भारत और 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा है। यह महज एक सपना नहीं बल्कि नए भारत की हुंकार है। ग्लोबल लीडरशिप के इस महालक्ष्य का ब्लूप्रिंट सिर्फ इरादों से नहीं बल्कि एक ठोस रोड मैप से साकार होगा। इसी रोड मैप को दिशा देने के लिए सीएनबीसी आवाज लेकर आ रहा है देश की सबसे बड़ी आर्थिक महापंचायत भारत इकोनॉमिक संवाद विकसित भारत का रोड मैप। इस भव्य मंच पर जुटेंगे देश के नामचीन अर्थशास्त्री और दिग्गज इंडस्ट्री लीडर्स जो मिलकर लिखेंगे इंडिया की ग्रोथ स्टोरी का अगला सुनहरा अध्याय। एक मंच, एक विजन। देखिए भारत इकोनॉमिक संवाद 26 मई को सुबह 10 बजे से सिर्फ सीएनबीसी आवाज पर। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? इस सवाल का जवाब अब पूरी दुनिया ढूंढ रही है। जो टॉफी 1983 से हमारे और आपके बीच थी, उसने सिर्फ 2 दिनों में लोकप्रियता का एक ऐसा रिकॉर्ड तोड़ दिया है जिसकी कल्पना खुद पार्ले कंपनी ने भी नहीं की होगी। पीएम मोदी और इटली की पीएम मेलोनी के एक वीडियो ने इस ब्रांड को इतिहास का सबसे बड़ा फ्री ग्लोबल ऐड कर दिया है। अब इस कूटनीतिक मिठास के बाद क्या सच में बाजार में मेलोडी की दीवानगी बढ़ गई है? क्या लोग दुकानों पर जाकर मेलोडी मांग रहे हैं? देखिए अहमदाबाद से केतन जोशी की ये मेलोडी रिपोर्ट। ऑनलाइन में तो पार्ले का खास करके ये मेलोडी ब्रांड है आउट ऑफ स्टॉक है, लेकिन ऑफलाइन में क्या स्थिति है वो मैं जानने के लिए आया हूं अहमदाबाद के एक जनरल स्टोर में। कितनी बड़ी डिमांड है आइए हम जानते हैं कंपनी के अहमदाबाद के जो मेन डिस्ट्रीब्यूटर है उनसे। पाविन भाई बताइए पिछले 2 दिन में किस तरह की डिमांड बढ़ी है? हमारे पास टोटल 1900 आउटलेट है अभी रिसेंटली, और 2 दिन से जब से मोदी साहब ने बोला है तो हमारे पास से डिमांड बहुत बढ़ रही, इंक्वायरी बहुत सारी आ रही है अभी। तो हमने कंपनी से बात किया है कि हमारा स्टॉक फुलफिल करना है, तो कंपनी ने प्रॉमिस दिया ऐसा कि आपकी जो डिमांड है वो कंप्लीट हो जाएगी। यानी वो प्रोडक्शन बढ़ाएगी मेलोडी का? हाँ, कंपनी प्रोडक्शन बढ़ाएगी, वो प्रॉमिस कर दिया है, तो कंपनी प्रोडक्शन अच्छा बढ़ाएगी। बिल्कुल। तो अब हम इस जनरल स्टोर के ओनर से बात करते हैं। राजू भाई ये बताइए कि यहाँ आपके यहाँ तो मेलोडी दिख रही है, तो क्या डिमांड नहीं है, क्या कहेंगे? मेलोडी का जब से मोदी साहब ने गिफ्ट दिया है तब से ये अपने मेलोडी चॉकलेट का डिमांड बढ़ा है। पहले से भी चलता था, उससे भी ज्यादा चल पड़ा है, और डिस्ट्रीब्यूटर ने भी साथ दिया है और कंपनी भी एक्स्ट्रा माल देने के लिए तैयार है। तो डिमांड कैसी रहती? पिछले बहुत ज्यादा हो गई है अभी। तो यहाँ ऑफलाइन में भी कुछ ऐसा ही सिनारियो है। लोग जैसे जैसे पता चलता है ये मेलोडी खाने के लिए आते हैं, और इसकी प्राइस अगर हम बात करें तो ये पूरी की पूरी अगर आप ये छोटी सी अगर किसी को लेनी हो तो कितने में दे सकते हैं? 100 रुपीज का पैकेट है, 100 पीस आएगा इसके अंदर। ये रिटेल प्राइस है? 1 रुपया रिटेल प्राइस है, और 1 रुपये में मोदी जी ने दुनिया जीत ली। तो ये है पूरा सिनारियो। मेलोडी ब्रांड है वो काफी पॉपुलर हो गई है कंपनी की, और आने वाले समय में भी इसकी बिक्री को बढ़ता हुआ देखकर कंपनी प्रोडक्शन भी बढ़ा सकती है। केतन जोशी, अहमदाबाद। कॉस्मेटिक्स ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन को लेकर सरकार ने सख्त रवैया अपनाया है। सीडीएससीओ ने चेतावनी दी है कि इस पर एक्शन होगा, साथ ही इसका प्रचार प्रसार पर भी कार्रवाई होगी। इस पर ज्यादा डिटेल्स लेते हैं दीपाली नंदा से। दीपाली बताइए आखिर क्या कहा है सीडीएसओ ने इस पूरे मामले पर? जिस तरह से हम देख रहे हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों में इन दिनों काफी तेजी से ट्रेंड आगे बढ़ रहा है, जहां पर ब्यूटी क्लिनिक्स या फिर वेलनेस सेंटर्स ऑफर करते हैं इंस्टेंट ब्यूटी या फिर इंस्टेंट ग्लो, इसके अलावा एंटी एजिंग। इसके लिए क्या किया जा रहा है कि इंजेक्शन बेस्ड इलाज किया जा रहा है, और इस तरह से उसे मार्केट में लाया जाता है कि वो एक कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट है। अब इसी पर ही जो नेशनल रेगुलेटर अथॉरिटी है सीडीएससीओ, उसने एतराज जताया है। पूरे मामले का खुद संज्ञान लेते हुए सीडीएसओ ने एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें साफ किया गया है कि कोई भी कंपनी अगर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के नाम पर इंजेक्शन बेस्ड ट्रीटमेंट करती है तो वो पूरी तरह से इलीगल है, पूरी तरह से अवैध है, क्योंकि देश का जो कॉस्मेटिक एक्ट है उसमें ड्रग्स और कॉस्मेटिक की परिभाषा अलग अलग है। कॉस्मेटिक की बात करें तो कॉस्मेटिक वो प्रोडक्ट्स है जिसको आप अपनी स्किन पर, अपनी बॉडी पर बाहरी तौर पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वहीं जिस तरह का ट्रीटमेंट ब्यूटी का दिया जा रहा है वेलनेस सेंटर्स और ब्यूटी क्लिनिक्स की तरफ से कि वो आप
आपको इंजेक्शन लगाते हैं और बताते हैं कि एक कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट है। हालांकि सीडीएसओ ने यह भी कहा है कि उनके पास शिकायतें भी आ रही थी कि जब किसी ने इस तरह का इंजेक्शन बेस्ड ट्रीटमेंट लिया है उन्हें कई तरह की प्रॉब्लम्स हुई हैं, साइड इफेक्ट्स हुए हैं, इन्फेक्शन हुआ है, एलर्जी हुई है। तो इसी को संज्ञान में लेते हुए अब साफ कर दिया गया है कि अगर कोई भी कंपनी इंजेक्शन बेस्ड ट्रीटमेंट का प्रचार प्रसार कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के तौर पर करती है तो कॉस्मेटिक एक्ट के तहत उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें जुर्माना के साथ साथ जेल का भी प्रावधान शामिल है। दीपाली, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। अब आपको बता दें, आरबीआई ने लोन रिकवरी प्रक्रिया को लेकर एक नया अपडेट या नया ड्राफ्ट नियम जारी किया है। इन नियमों का मकसद बैंक, एनबीएफसी और डिजिटल लेंडिंग कंपनियों की रिकवरी प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी, मानवीय और जवाबदेही बनाना है। खासतौर पर रिकवरी एजेंटों द्वारा होने वाली बदसलूकी, धमकी और उत्पीड़न को रोकने पर जोर दिया गया है। नए नियमों में रिकवरी के लिए फोन का समय जैसे सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे के बीच ही फोन करना तय हुआ है। किसी तरह की धमकी, गलत भाषा और गाली गलौज का इस्तेमाल नहीं करना, ग्राहकों के रिश्तेदारों या दोस्तों से अनावश्यक संपर्क ना करना और लोन लेने वाले की प्राइवेसी का सम्मान करना जैसे नियम शामिल है। फिलहाल आरबीआई ने इस पर सभी पक्षों की राय मांगी है और 8 अक्टूबर से इन्हें लागू किया जा सकता है। तो लोन रिकवरी को मानवीय बनाना और इसमें होने वाली गुंडागर्दी को बंद करने के लिए आरबीआई ने और क्या नियम बनाए हैं और इसमें आप अपनी राय कैसे दे सकते हैं, विस्तार से आपको बताएंगे आज के कंज्यूमर अड्डा में शाम 5:57 पर। चलिए अब एक नजर आज के बाजार के हाल पर। सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी के दिन आज बाजार में ऊपरी स्तरों से दबाव रहा है। कल की तेजी के बाद आज निफ्टी की फ्लैट क्लोजिंग हुई है। वहीं सेंसेक्स करीब 150 पॉइंट गिरकर बंद हुआ है। हालांकि स्मॉल कैप इंडेक्स बढ़त के साथ बंद हुए हैं। कैसे रहा है आज के बाजार का हाल, बता रही है कंचन नौटियाल। तो हफ्ते का चौथा कारोबारी दिन, अगर बाजार के मूड माहौल की बात करी जाए तो बाजार का मूड माहौल आज के सत्र में हमें एक रेंज बाउंड का उसमें दायरे में ही कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। निफ्टी की बात करी जाए तो फ्लैट क्लोजिंग यहां पे देखने को मिली है। हालांकि बैंकिंग शेयर्स में थोड़ा सा प्रेशर आता हुआ दिखाई दिया है। मिड कैप फ्लैट था और स्मॉल कैप में अच्छा रिवाइवल आज के सत्र में देखा गया है। इसके अलावा अगर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखा जाए तो डिफेंस सेक्टर में आज अच्छी खासी जो रौनक है वो देखने को मिली है। करीबन 0.25% का इजाफा यहाँ पे पीएसयू बैंक ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। रियलिटी अगेन आज अच्छा कामकाज करता हुआ दिखाई दिया है और क्रूड नरम हुआ है, जिसके चलते हमें ऑयल एंड गैस में भी एक तेजी का मोमेंटम जो है वो देखने को मिला है। इसके साथ ही साथ हम बात करें आईटी की, एफएमसीजी की, तो यहाँ पे थोड़ा सा जो प्रेशर है वो बाउंड अप होता हुआ दिखाई पड़ा है। अब बात करते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन किस तरीके का रहा है। निफ्टी में सबसे पहले बढ़ने वाले शेयर्स की बात करें तो ग्रासिम, इंटरग्लोब एविएशन, अपोलो हॉस्पिटल और बजाज ऑटो तेजी के साथ बंद होते हुए दिखाई दिए हैं। लूजिंग पॉकेट में बजाज फाइनेंस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, टेक महिंद्रा और साथ ही साथ टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में थोड़ा सा जो हमें दबाव है वो आज के सत्र में देखने को मिला है। रियलिटी शेयर्स की हमने जैसे कि बात की, आज यहाँ पे अच्छा खासा जो मोमेंटम था वो बनता हुआ दिखाई दिया है। फिनिक्स मिल्स, महिंद्रा लाइफस्पेस, ओबरॉय और शोभा में अच्छी खासी तेजी जो है वो देखने को मिली है। और अगर हम बात करें केमिकल शेयर्स की तो यहाँ पे जो प्रेशर है वो आज के सत्र में देखा गया है। दीपक नाइट्राइट, इसके अलावा एल्काइल एमाइंस और फस्केओ इंडिया में भी आज जो कमजोरी है वो देखने को मिली। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो बाजार का मोमेंटम डिसेंट साइड पे रहा है। वही रुपए में लगातार गिरावट के बाद आज रिकवरी देखने को मिली है। कल के रिकॉर्ड लो से रुपए में हल्का सा सुधार देखने को मिला है। वही ब्रेंट में आज हल्की नरमी रही है। ब्रेंट का दाम फिसलकर $105 के नीचे पहुंच गया है। इस पर ज्यादा डिटेल्स बता रही है मनीषा गुप्ता। आज का दिन थोड़ा सा डिफरेंट और थोड़ा सा बेटर रहा क्योंकि हमने यहाँ पर कच्चे तेल के प्राइसेस में गिरावट आते हुए देखी। ओवरनाइट 5% की गिरावट थी और आज दिन में एशियन, यूरोपियन मार्केट्स में कच्चे तेल में और फिसलन देखने को मिली। 104 का स्तर भी एक बार हमने यहाँ पर टूटता हुआ देखा और उसी का एक फ़ायदा यहाँ पर रुपए में बनता हुआ नजर आया है। यूएस और ईरान शायद एक पीस डील के आसपास रह सकते हैं। इन्फ्लेशन शायद कंट्रोल में आएगा। ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स को रेट नहीं बढ़ाने पड़ेंगे। इन सारे क्यूज़ के साथ फिलहाल बाजार काम कर रहा है। रुपए की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आरबीआई की तरफ से इंटरवेंशन भी हमने आता हुआ देखा और जो कल का लो था 96.96 उससे सीधा उछल के 96.03 के आसपास हमने आज रुपए को कारोबार करते हुए देखा। ऑफ कोर्स उसके बाद कुछ गिरावट भी यहाँ पर देखने को मिली है, लेकिन लगातार जिस तरह की स्टेटमेंट्स आई हैं वो यही दर्शाती हैं कि रुपए को यहाँ पर और सपोर्ट किया जाएगा। जहाँ तक आरबीआई की बात है, ऐसा काफ़ी सारी रिपोर्ट सजेस्ट करती हैं कि आरबीआई कंसिडर कर रहा है कि आगे जाकर भी यहाँ पर वो रुपए को
स्टेबलाइज करें। इसमें इंटरेस्ट रेट मूव्स शामिल हो सकते हैं, करेंसी स्वैप्स भी हो सकते हैं और साथ ही साथ इन्वेस्टर्स की तरफ से जो डॉलर सेल्स हैं वो भी यहाँ पर बढ़ाई जा सकती हैं। तो काफ़ी सारे स्टेप्स यहाँ पर उठाए जा सकते हैं रुपए को सेव करने के लिए। नियर टर्म में रुपया थोड़ी सी और गिरावट शायद आपको दिखा सकता है, लेकिन माना यही जा रहा है कि आने वाले समय में अगर डॉलर इंडेक्स 100 या उसके नीचे गिरता है तो आप देखेंगे कि रुपए में थोड़ी सी और बढ़त देखने को मिल सकती है। इमीडिएट में बाजार को लगता है 95.5 और अगर यहाँ पर कच्चा तेल 95 के आसपास आता है तो फिर रुपया यहाँ पर 92-93 तक भी देखने को मिल पाएगा। तो थोड़े से अप्रिसिएशन के साथ आज यहाँ पर कारोबार, बेहतर इक्विटी मार्केट्स, बेहतर बॉन्ड मार्केट्स, बेहतर रुपए और कच्चे तेल की गिरावट का असर इन सभी एसेट क्लासेस पर। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आदित्य बिरला ग्रुप कारोबार के विस्तार में जुटी है। इस समूह ने पिछले करीब एक साल में फंड रेजिंग, इन्वेस्टमेंट और केपेक्स के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। आइए नुपुर से समझते हैं कि बिरला ग्रुप कारोबार विस्तार के लिए किन किन मोर्चों पर एक साथ काम कर रहा है। बताइए नुपुर। साल का पूरा चिट्ठा निकाले तो यहाँ पे आपको बड़ा केपेक्स भी नजर आएगा, फंड रेजिंग भी नजर आएगी और जो बॉडी लैंग्वेज आदित्य बिरला साहब की वो भी काफी बदलती हुई दिखी है। 5 कंपनियों में करीबन 14,730 करोड़ का यहाँ पे फंड रेज कंपनी ने किया है, इस पूरे ग्रुप ने किया है और 5 लिस्टेड कंपनीज में इसे किया गया। और हाल ही में जो सबसे बड़ी डील हुई थी वो वोडाफोन आइडिया की थी, करीबन 4,730 करोड़ का यहाँ पे वारंट जो जारी किया गया था, वो इस सबसे बड़ी पिछले 1.5 साल में सबसे ज्यादा फंड रेजिंग वहीं पर देखने को मिली है। केपेक्स की बात करें तो अल्ट्राटेक सीमेंट, हिंडाल्को, ग्रासिम सबका मिला ले टोटल तो 80,000 से ज्यादा करोड़ का यहाँ पे जो एक निवेश कंपनी और पूरा ग्रुप ये करता हुआ दिखा इनके लिस्टेड कंपनीज में। स्टॉक वाइज एनालिसिस करते हैं, एबी कैपिटल हाल ही में 20 मई के दिन यानी कि कल के दिन जो अनाउंसमेंट आई थी 356 रुपए के भाव पे 4,000 करोड़ का प्रेफरेंशियल इशू यहाँ पे ग्रुप करने वाला है। लेंडिंग और फाइनेंशियल सर्विस को लेकर जो एक्सपेंशन के प्लान यहाँ पे अनाउंस किए वो एक पॉजिटिव ट्रिगर पॉइंट इस कंपनी के लिए बनता हुआ दिखा है। वोडाफोन आइडिया लगातार चर्चा में बना हुआ है, काफी कुछ फंड रेज पहले भी कर चुका है और हाल फिलहाल में 4,730 करोड़ का वारंट इशू को जो मंजूरी मिली है एक पॉजिटिव ट्रिगर यहाँ पर भी बनते हुए दिखा है। 5G रोल आउट और नेटवर्क एक्सपेंशन पर भी कंपनी का फोकस है और आदित्य बिरला ग्रुप एंटिटी भी इस फंड इन्फ्यूजन यहाँ पे करती हुई आपको नजर आएगी। ग्रासिम इंटरेस्टिंग यहाँ पे काफी कुछ डेवलपमेंट पिछले 1.5 साल में होते हुए दिखे। आदित्य बिरला रिन्यूएबल जो इसकी सब्सिडरी कंपनी है, दिसंबर के महीने में ब्लैक रॉक और जीआईपी ने करीबन 3,000 करोड़ का निवेश करने की बात की थी। जो डील की वैल्यू निकल के आई थी वो 14,600 करोड़ के आसपास थी। रिन्यूअल पोर्टफोलियो को एक्सपेंशन का मोटिव यहाँ पे मिलते हुए दिखा था और ग्रासिम ने खुद ने 500 करोड़ का जो कैपिटल इन्फ्यूजन है अपनी सब्सिडरी में भी अनाउंस किया था। साथ ही साथ जो पेंट का कारोबार है बिरला ओपिस का, उसमें भी 10,000 करोड़ का केपेक्स जो है वो पूरा कर चुकी है कंपनी और उसी वजह से आज देखे इसके प्रेजेंटेशन में तो दूसरा बड़ा प्लेयर पेंट कैटेगरी में ये उभर के आता हुआ नजर आएगा। आपको मार्केट शेयर भी गेन करता हुआ दिख रहा है। कंज्यूमर बिजनेस एक्सपेंशन जो है उसका भी फेज अब शुरू होते हुए नजर आया। हिंडाल्को दिसंबर के महीने में नोवेलिस में $750 मिलियन का इक्विटी इन्फ्यूजन यहाँ पर कंपनी ने किया है। इनफैक्ट 55,000 करोड़ का केपेक्स कंपनी अनाउंस कर चुकी है। मेजरली ओडिशा में करीबन 21,000 करोड़ का यहाँ पे केपेक्स आपको करती हुई दिखेगी। अल्ट्राटेक सीमेंट की बात करें तो हाल फिलहाल में हमने देखा है कि जो कैपेसिटी है वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनती हुई दिखी है, चाइना को छोड़ दे तो। इनफैक्ट वायर्स एंड केबल में भी 1,800 करोड़ का केपेक्स कंपनी ने अनाउंस किया है। जो कंपनी की फैशन के जो दोनों लिस्टेड कंपनीज है वहां पर भी पिछले साल $490 मिलियन का फंड जुटाया था और दोनों ही कंपनीज को अलग किया गया था। तो आदित्य बिरला फैशन साथ ही साथ आदित्य बिरला लाइफस्टाइल दोनों कंपनीज देखे तो अब ग्रोथ की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। और सबसे बड़ी एंट्री और सबसे ज्यादा चर्चा में रही है आईपीएल में इन्वेस्टमेंट। जो कंसोर्शियम था उसको 16,600 करोड़ यहाँ पे इन्वेस्ट किया है और आरसीबी का 100% एक्विजिशन किया है। शुक्रिया नुपुर इस पूरी जानकारी के लिए। बाजार का फोकस आज सम्मान कैपिटल पर रहा है। कमजोर नतीजों के बाद शेयर में 9% की तेजी है। आखिर सम्मान कैपिटल क्यों बना है हीरो ऑफ द डे, बता रही है अनन्या सिंह। सम्मान कैपिटल के लिए अगर मैं एक शब्द में कहूँ तो ये क्वार्टर एक क्लीन अप क्वार्टर की तरह था, एक रीसेट क्वार्टर की तरह था और अब यहाँ से सम्मान कैपिटल की नई शुरुआत है। इसी वजह से स्ट्रीट के फोकस में आज सम्मान कैपिटल है।
और अगर हम देखें नंबर्स पे तो 8,000 करोड़ का लॉस देखने मिल रहा है। लेकिन ये जो IHC का कैपिटल इन्फ्यूजन हुआ था, सम्मान कैपिटल ने उसे प्रोविजंस और राइट ऑफ्स और ARC सेल का जो लॉस है, इसकी वजह से वो 8,000 करोड़ का लॉस देखने मिल रहा है हमें। अगर हम फाइनेंस कॉस्ट देखें तो 1680 करोड़ का फाइनेंस कॉस्ट है। इंटरेस्ट इनकम भी अराउंड 1,000 करोड़ की है, जिसकी वजह से NII पे काफ़ी प्रेशर है। लेकिन स्ट्रीट वीक नंबर्स को ना देखते हुए आगे की टर्न अराउंड स्टोरी पे फोकस कर रही है। सम्मान कैपिटल का कहना है कि जो IHC कैपिटल इन्फ्यूजन है, उसके बाद जो उनका ओपनिंग AUM है 53,000 करोड़ का, वो GNPA और NNPA, ज़ीरो GNPA और NNPA कैरी कर रहा है। और इतना ही नहीं कि 50 दिनों के अंदर तीनों रेटिंग एजेंसीज़ ने अपनी रेटिंग अपग्रेड करके AA+ कर दी है, जिसके वजह से कॉस्ट ऑफ फंड्स रिड्यूस होंगे। मैनेजमेंट का कहना है बोरोइंग कॉस्ट जो है 150 से 270 बिप्स के आसपास रिडक्शन देखने मिल सकता है, जिसके वजह से प्रॉफिटेबिलिटी और मार्जिन्स इंप्रूव होंगी। अगर हम देखें ग्रोथ रोड मैप भी काफ़ी क्लियर दिख रहा है। शुरुआत में मैनेजमेंट ने कहा मॉर्गेजेस ग्रोथ ड्राइव करेंगे, उसके बाद गोल्ड लोन्स और अनसिक्योर्ड लोन्स आगे जाके ग्रोथ ड्राइवर्स बनेंगे। अगर हम गाइडेंस की बात करें तो मैनेजमेंट ने अगले कुछ सालों में 2 लाख करोड़ का AUM, 4.4% ROA एंड हाई टीन ROE का एग्रेसिव टारगेट रखा है। दिलचस्प बात यह है कि अभी भी स्टॉक 0.95 टाइम्स ट्रेड कर रहा है। तो अगर मैनेजमेंट ने ये सब चीज़ें एग्जीक्यूट कर लिया तो आगे जाके वैल्यूएशंस काफ़ी अट्रैक्टिव लग सकते हैं। और हम देख सकते हैं कि आगे आने वाले क्वार्टर्स में सम्मान कैपिटल के लिए काफ़ी चीज़ें प्रूव करने के लिए है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो वर्स्ट केस सिनेरियो था, अब वो हट चुका है पूरे क्लीनअप, लेगेसी बुक के क्लीनअप के साथ। और अगर मार्केट कंडीशन सम्मान कैपिटल को सपोर्ट करते हैं तो एक बहुत बड़ी लॉन्ग टर्म टर्न अराउंड स्टोरीज ये NBFC सेक्टर में बन सकता है। 7 साल बाद पुलवामा आतंकी हमले का मास्टरमाइंड मारा गया है। जी हां, POK के मुजफ्फराबाद में हमजा बुरहान को गोली मारी गई। हमजा बुरहान की पुलवामा आतंकी हमले का मास्टरमाइंड था। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में आतंकवादी हमला हुआ था। इसमें CRPF के 40 जवान शहीद हुए थे। हालांकि हमजा बुरहान को किसने मारा ये साफ नहीं हो पाया है। आपको बता दें, हमजा बुरहान को आतंकी नेटवर्क में डॉक्टर भी कहा जाता था। देश भर में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। एक तरफ दिल्ली NCR भीषण गर्मी की चपेट में है तो दूसरी तरफ दक्षिण भारत में मॉनसून तेजी से आगे बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने दिल्ली NCR के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आने वाले दिनों में तापमान 46 डिग्री तक पहुंच सकता है। बढ़ती गर्मी को देखते हुए लोगों को दोपहर में बाहर निकलने से बचने की सलाह दी गई है। वहीं पहाड़ी इलाकों की अगर बात करें तो वहां गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। शिमला में इस सीजन का सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया, जहां तापमान 30 डिग्री तक पहुंच गया। शिमला, सोलन, कांगड़ा और ऊना में हीटवेव को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इधर दक्षिण भारत में अगले 3 से 4 दिनों में मानसून के और आगे बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने कई इलाकों में भारी बारिश, तेज हवाएं और बिजली गिरने की चेतावनी भी दी है। बढ़ते आगे और आपको बता दें, पश्चिम बंगाल की फाल्टा विधानसभा सीट पर आज रीपोलिंग हो रही है। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। चुनाव आयोग ने सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम किया है। फाल्टा विधानसभा के कुल 285 मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने केंद्रीय बलों की करीब 35 कंपनियों को तैनात किया है। दरअसल चुनाव के दौरान EVM में छेड़छाड़ी के आरोप के बाद यहां का मतदान रद्द कर दिया गया था। अब आज पुनर्मतदान के बाद मतगणना 24 मई को की जाएगी। वहीं तमिलनाडु में आज विजय कैबिनेट का विस्तार हुआ, जो कांग्रेस के लिए भी ऐतिहासिक रहा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने 23 विधेयकों को मंत्रिपरिषद में शामिल करने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया है। विजय की पार्टी TVK के 21 विधायकों और सहयोगी कांग्रेस के 2 विधायक राजेश कुमार और P विश्वनाथन ने नई सरकार में मंत्रिपद की शपथ ली है। ऐसा 59 साल में पहली बार हुआ है कि कांग्रेस तमिलनाडु में किसी गठबंधन सरकार का हिस्सा बनी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की माने तो US और ईरान के बीच बातचीत फाइनल दौर में पहुंच गई है। जी हां, साथ ही अपने चिरपरिचित अंदाज में ट्रंप ने यह भी दोहराया है कि अगर डील नहीं हुई तो मिलिट्री एक्शन होगा। ट्रंप ने यह भी कहा है कि वो डील को लेकर किसी जल्दबाजी में नहीं है। इससे पहले व्हाइट हाउस में ईरान को आखिरी अल्टीमेटम दिया गया था।
कल ही अमेरिकी सरकार ने कहा था कि 2 या 3 दिन में बातचीत पूरी कर ली जाए। इधर ईरान अमेरिका के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की है कि पाकिस्तान के माध्यम से उन्हें अमेरिका का प्रस्ताव मिला है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा है कि डिप्लोमेसी के सारे रास्ते खुले हैं, लेकिन दबाव डालकर ईरान से आत्मसमर्पण की कोशिश एक भ्रम साबित होगी। आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे CNBC आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।